शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि आज हम लोग छुट्टियों के बाद काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं और आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति हम लोग कवर कर चुके हैं सारे कंसेप्ट। अब सिर्फ बहुपद नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको पहले से आपने पढ़ रखे भी हैं 6 क्लास में, 7 क्लास में या 8 क्लास में, ये सारे कंसेप्ट को जल्दी जल्दी करके रिवीजन भी करेंगे। इस पे मैं बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। हो सकता है वो सारे कंसेप्ट आपको पता है, काफी छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन रिवीजन होगा आपका, ठीक है। तो इग्नोर मत कीजिएगा, सभी चीजों को रिवीजन कीजिएगा। मैथ्स में जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेटर कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं तो एक बार मैं पोल के बारे में बता दूं। ऐसे आप सभी को पता है कि जब भी मैं पोल पूछूंगा तो चैट आपका बंद रहेगा, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके एक क्वेश्चन दिखेगा, मतलब क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लग रहा है। अगर मान लो सी सही लगता है तो सी पर क्लिक करके यहाँ वोट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वोट पर क्लिक करोगे ना तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड लिखा हुआ आएगा तब जाकर आपका आंसर सबमिट होगा, ठीक है। तो ये याद भी होगा, सभी लोग क्लास कर ही रहे रेगुलर, तो आपको पता ही था। काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे तो एक बार मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में, बहुपद चैप्टर में जो हमें पहला कंसेप्ट पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, वो क्या है। तो पहला कंसेप्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, मतलब अंक गणितीय व्यंजक। अब ये अंक गणितीय व्यंजक क्या है, डेफिनेशन पहले देखते हैं। 2 चीज मैं बताऊंगा, डेफिनेशन क्या है, दूसरा मैं बताऊंगा कि याद कैसे रखना है आपको आसानी से, ठीक है। चलो अभी चैट में कुछ मत लिखो, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना ध्यान से सुनिए। अब मैं कह रहा हूं जहां संख्याओं, पहले परिभाषा पढ़िए, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। संक्रिया क्या होता है, मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन करने के लिए जो टूल्स यूज करते हो, जैसे जोड़ का साइन, माइनस, गुना, भाग, इसको मैंने बॉडमास का नियम पढ़ाते समय बताया था कि इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल टूल्स या संक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। हम लोग सिंपली याद कैसे रखेंगे, हमको बहुत जल्दी से आसानी से याद रहे, तो सिंपली आप याद रखिएगा सर, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी गई होंगी, क्या लिखा रहेगा, संख्या। ये संख्याएं आपस में प्लस का साइन, माइनस का साइन, गुना का साइन या डिवीजन के साइन के द्वारा आपस में कनेक्टेड हो, आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो इनको हम लोग अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे, इनको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण देखो, 2 क्या है, आप बोलोगे सर 2 एक संख्या है, 2 एक नंबर है। 5 एक संख्या है, और 2 और 5 के बीच में क्या दिख रहा है, एक सिंबल दिख रहा है कुछ, ये प्लस का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है, एक संक्रिया है। तो आप बोलोगे सर 2 + 5 क्या है, एक अंक गणितीय व्यंजक है। क्लियर है। उसी तरीके से मैं दूसरे उदाहरण को देखूं, तो दूसरे उदाहरण में मुझे क्या दिख रहा है, 33 दिख रहा है, एक नंबर। उसके बाद दिख रहा है मुझे 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो ये चारों क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है, और ये संख्याओं को देखो माइनस का साइन, गुना का साइन और प्लस के साइन के द्वारा आपस में कनेक्ट किया गया है ना, उनको जोड़ा गया है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सॉरी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, या कह सकते हो सर अंकगणितीय व्यंजक है, ठीक है। संख्या और संक्रिया, क्या बोला, संख्या और संक्रिया, बस इतने आने चाहिए। तीसरे उदाहरण को देखिए और बताइए, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, यस या नो, यस या नो। तीसरे वाले को देखो, तो आप बोलोगे सर 225 क्या है, 225 एक संख्या दिख रहा है, 157 क्या है, एक संख्या दिख रहा है, 3 एक संख्या है, 2 एक संख्या है, 85 एक संख्या है। ये चार पांचों तो संख्याएं हैं। संख्याओं के बीच में क्या है, तो संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, गुना का साइन है, डिवीजन का साइन है और प्लस का साइन है। जोड़, घटाव, गुना, भाग से जुड़े गए, कनेक्ट किए गए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक अंक गणितीय व्यंजक है, ठीक है। तो अंक गणितीय व्यंजक इन सभी को कहेंगे। समझ में आया, समझ में आया कि अंक गणितीय व्यंजक कैसा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। तो मुझे बताओ, ये जो वाला जो लिखा गया है 5 × 4 - 3 + 7, क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है, हाँ या नहीं, यस और नो। तो बोलोगे नो होने का तो कोई सवाल नहीं है सर, यहाँ पर साफ दिख रहा है 5 एक नंबर है, 4 एक नंबर है,
3 एक नंबर है, संख्या है, 7 भी एक नंबर है। इन संख्याओं के बीच में क्या है? तो इन संख्याओं के बीच में संक्रियाएं हैं, गुना का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन। तो कुछ संख्याएं संक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, अंकगणितीय व्यंजक होगा। तो बिल्कुल अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, चलो। संख्याओं की संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या तो बहुत तरीके के होते हैं। यहां तक तो ठीक है, मैंने अभी तक जो लिखा है पूर्ण संख्या लिखा, या कह सकते हो पूर्णांकों को लिखा। जरूरी नहीं कि सिर्फ पूर्णांक ही रहे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 5/, लिख रहा हूं 5/3 गुना में 4 प्लस का √8, ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्या? बताइए। तो आप बोलोगे सर 5/3 क्या है? 5/3 भी एक संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है ना, यह भी एक संख्या है। 4 क्या है? 4 भी एक संख्या है। और √8 क्या है? √8 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों संख्याएं हैं, है ना। 5/3 भी एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है, और √8 भी एक संख्या है। तीनों ही नंबर है, और नंबर को गुना और प्लस के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप बोलोगे सर यह भी अंकगणितीय व्यंजक है। समझ में आया? तो यह भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। संख्या कैसा भी हो, कोई भी संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास पूर्णांक या पूर्ण संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है ना। चलो मैं और कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया, आप मुझे बताना। ठीक है, आप लोग आंसर देके बताओगे मुझे। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा 2 का वर्ग माइनस 5/3 प्लस 8 का क्यूब इंटू √3। ठीक है, मुझे बताओ ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? यस या नो? है। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं क्यों है। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मुझे क्या दिख रहा है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? 2 का वर्ग एक संख्या है ना, 4 है ना, 2 का वर्ग 4 है। यहाँ पर लिखा गया 5/3, तो 5/3 भी एक परिमेय संख्या है। p/q के रूप की संख्या याद कीजिए। 8 का क्यूब कहने का मतलब क्या है? 8 का क्यूब का मान 512 होता है। ठीक है, 512 घन आपको 10 तक याद करवाया था। और √3 भी एक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्याओं को जोड़ा गया है जोड़ घटाव गुना के द्वारा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह भी अंकगणितीय व्यंजक है। इस तरीके से मैं अगर दशमलव संख्या लिख दूं 5.9 इंटू 3 प्लस 7, कुछ ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, 7 के बाद मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 8। ये बताओ ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? यस या नो? आप बोलोगे सर 5.9 एक संख्या है, 3 एक संख्या, 7 एक संख्या है, 3 और 8 संख्या है, सारे के सारे संख्याएं, इनके बीच में गुना प्लस माइनस ये सारे से जोड़ा गया है, यहाँ पर सिर्फ गुना और प्लस है। तो आप बोलोगे सर यह अंकगणितीय व्यंजक होगा। समझ में आया? कितना क्लियर है? अब सवाल उठता है कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं x+5, मैंने क्या बोला? संक्रियाओं के द्वारा क्या जुड़ा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ संख्या जुड़े होने चाहिए, तभी जाकर अंकगणितीय व्यंजक होगा। अगर मैं लिखूं x+5, मुझे बताइए x कोई संख्या है क्या? हाँ, उसी की बात करते हैं। एबीसी होगा तो क्या होगा? गौरव का क्वेश्चन जो है वही मैं डिस्कस करने वाला था अभी। अगर एबीसी की जगह मैं x लिख दिया, x कोई संख्या है क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या एक संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं सर एक संख्या नहीं है। गणित में कोई संख्या x थोड़ी होता है, ये तो अंग्रेजी का अक्षर है ना। इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि x क्या है, चर होता है, अभी डिस्कस करेंगे वेरिएबल। ठीक है, अभी के लिए ध्यान देना कि x क्या है, अंग्रेजी का तो अक्षर है, ये कोई संख्या नहीं होता है ना। x का कुछ मान हमें यहाँ पास नहीं पता फिक्स कुछ, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 टर्म को तो जोड़ा गया है, लेकिन एक टर्म मुझे x दिख रहा है जो कोई संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, इसको मैं अंकगणितीय व्यंजक नहीं बोलूंगा, अंकगणितीय व्यंजक ये नहीं है। तो अगर ए बी सी के टर्म जैसे अभी गौरव ने पूछा था, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमारा कभी एक्स वाई जेड का टर्म दिख जाए, एक जगह पर भी एक्स वाई जेड का टर्म कहीं पर दिख जाए, या ए बी सी के टर्म दिख जाए, मतलब कुछ भी अंग्रेजी के अल्फाबेट दिख जाए कुछ भी, तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। अंकगणितीय व्यंजक में क्या होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ संख्या होनी चाहिए। ठीक है, संख्या
और संक्रिया होनी चाहिए। समझ में आया? अब क्लियर है? बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2x माइनस 9, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? यस और नो? अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? ध्यान से देख के बताओ, 2x माइनस 9 क्या अंकगणितीय व्यंजक है? यहां पर देखो ना, एक मुझे x का टर्म दिख रहा है। x का टर्म दिखने की वजह से मैं कहूंगा एक संख्या नहीं है सर, है ना? तो ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। यस कैसे कह रहे हो? ठीक है, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, सिर्फ संख्या होंगे तभी अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, चलो ठीक है, गलत हुआ कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 5+3 माइनस 23 इंटू 4, ठीक है, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? बस इतना बताओ। अभी जो मैं उदाहरण लिखा हूं 5+3 माइनस 23 × 4, तो यहां पर बोलोगे सर संक्रिया के साथ क्या आया? सिर्फ संख्या आया, तो ये अंकगणितीय व्यंजक होगा। और मैं ये होगा, ठीक है, यहां पर मैं लिख दिया यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को देखो सारा चीज सेम लिख रहा हूँ, 5+3 माइनस 23 × 4, ये सारा चीज सेम लिखा। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहां पर मैं एक x लिख दे रहा हूँ, या मैं y लिख दिया, 5y लिख दिया। अब बताओ ये अंकगणितीय व्यंजक रहा या नहीं रहा? अब ये अंकगणितीय व्यंजक होगा क्या? अब आप बोलोगे सर y भी आ गया, यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल के डिस्कस करेंगे अभी। आप बोलोगे सर y आ गया, y संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर ये y संख्या नहीं है ना, y संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक तो नहीं होगा। समझ में आ गया सारा चीज? इज इट क्लियर? सभी कुछ समझ में आ गया कि अगर कहीं पर भी एक्स वाई जेड का टर्म आ जाए, एक जगह पर भी अगर एक्स वाई जेड आ जाएगा, मतलब कोई अंग्रेजी के अल्फाबेट आ गए, तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछू पोल सेक्शन में? पोल में क्वेश्चन पूछू? कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका ध्यान से अगर बातें सुन रहे होगे तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे। ठीक है, अभी मैं चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ। आपको पता है चैट बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। बस इतना बताना है कि 9+3 माइनस 7.5 अगर मैं लिख दूं तो ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं। ठीक है, यस या नो में आंसर करना है। बोला जा रहा है क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, यस या नो? तो मैंने बोला संख्या और संक्रिया अगर रहेगी सिर्फ, तो वो अंकगणितीय व्यंजक होगा। ट्राई करो। अच्छा, इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या? कॉपी पेन की तो जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से सुन रहे थे बात तो करना क्या है, सिर्फ आपको ध्यान से स्क्रीन को देखना है, क्या आंसर है आप अपने मन में सोचो, अपने कॉपी पर लिख लो, ए या बी, जाकर पोल में आंसर कर दो। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड और रुक रहे, 10 सेकंड और। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है 4-5 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया। पोल में जाकर आंसर कीजिए, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है, यस और नो? चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर 2-3 बच्चों का आंसर गलत आया है, शायद 2 बच्चे का आंसर गलत आया है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, 9 क्या है सर? पहले अंकगणितीय व्यंजक याद कर लेते हैं। अंकगणितीय व्यंजक क्या था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या था? संख्या और संक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ संख्या और संक्रिया। 9 संख्या है क्या? बिल्कुल 9 संख्या है, 3 संख्या, और 7.5 भी एक संख्या है। कैसा संख्या है? दशमलव संख्या है। ठीक है, अब इन संख्याओं को प्लस का साइन माइनस का साइन, यानी संक्रियाओं के द्वारा आपस में कनेक्ट किया गया है, तो ये अंकगणितीय व्यंजक होगा ना। संख्या और सिर्फ संक्रिया है तो बिल्कुल अंकगणितीय व्यंजक होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, तो जिनका अगर कोई भी डाउट है छोटा सा तो आप बता सकते हो कि सर कुछ डाउट रह गया, अगर है तो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आपसे इस बार पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहचानिए सभी ऑप्शन को, ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में लॉन्च कर दे रहा हूँ। तो सभी ऑप्शन को आप चेक करो कि ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या, तो जो भी नहीं होगा वही आपका आंसर है। तो मैंने आपको पहचानने के लिए सिखाया कि कैसा अंकगणितीय व्यंजक किसको आप नहीं बोलोगे। तो अगर किसी भी व्यंजक में कुछ हमारे पास अंग्रेजी के अल्फाबेट्स आ जाते हैं, है ना, यही बताया ना कि अगर अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट्स आ जाएंगे तो वो वाला अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। उसको कैसा व्यंजक कहेंगे ये थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना देखिए कि ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंकगणितीय व्यंजक नहीं। वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए हैं, ऑल ऑफ यू 100% आंसर अभी तक सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी का आंसर आया है। ठीक है, सभी लोग दीजिए, बैठे मत रहिए। देखो आंसर करने का यही फायदा होता है ना, आप आंसर करोगे उससे मुझे पता चल पाता है कि आप कितना सीख पा रहे हो। अगर गलत हो रहा है तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है। आपकी एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है कि आप सारे आंसर कर रहे हो, सारे सही कर रहे हो। ठीक है, चलो आंसर कीजिए। 5 सेकंड और रुकने, बहुत कम समय लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना था, पहचानना था कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं। अच्छा, इरशाद के नाम से जो बच्चों आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, माइक बंद रखिए। ठीक है, चलिए अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, अच्छा मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, पहले तो ये बता दो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था या शायद सभी का सही था। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है संक्रियाओं के साथ क्या लिखा गया है, संक्रियाओं के साथ सिर्फ संख्या लिखा गया है, तो यह तो बिल्कुल अंकगणितीय व्यंजक होगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी को देखें, अगर ऑप्शन बी में संक्रियाओं के साथ क्या लिखा गया है, तो जितने भी टर्म्स लिखे 54 एक संख्या है, 2.45 एक संख्या, 3 एक संख्या, 2 और 7 संख्या है ना, सिर्फ नंबर लिखे गए। तो आप बोलोगे सर यह भी क्या है, एक अंकगणितीय व्यंजक है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखिए 2 का वर्ग लिखा गया, तो 2 का वर्ग करने का मतलब 4 है, 5 का वर्ग करने का मतलब 25 है ना, तो सिर्फ संख्याएं हैं और संक्रिया है, तो संख्या और संक्रिया है, तो यह भी अंकगणितीय व्यंजक होगा, और अगर ये है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन डी को मैं देखूं तो सीधे सीधे इतना देखने का जरूरत नहीं था, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा था इतना। आप सीधे सीधे कह सकते हो सर ऑप्शन डी को अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एक टर्म वाई दिख रहा है ना, और वाई क्या है, संख्या नहीं है ना, वाई एक संख्या नहीं है, गणित का अक्षर है, तो सॉरी अंग्रेजी का एक अक्षर है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, क्योंकि एक चर वाला टर्म आ गया, चर के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए समझना कि एक अक्षर आ गया हमारे पास, तो वाई संख्या नहीं था, है ना, वाई संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है, बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे बढ़े, तो अगला जो कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट, बहुत बेसिक कंसेप्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अचर क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, और चर क्या है, वेरिएबल क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, नाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही टर्म में याद रखिएगा। ठीक है, देखो वेरिएबल मतलब क्या होता है, वैरी करना, बदलना, और कांस्टेंट मतलब फिक्स रहना। अचर मतलब फिक्स रहना, और चर मतलब उसका मान बदले। जैसे मैथ्स में, गणित में क्या होता है, कई बार हम लोग अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, कुछ चिन्ह को यूज करते हैं। ठीक है, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगा। अगर मैं कुछ बंद होगा, क्या बोल रहे हो इरशाद, ठीक, चलो। तो कुछ चिन्ह को यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, कुछ सिंबल को यूज करते हैं। जैसे कुछ सिंबल तो हम लोग नंबर के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, तो ये 2 क्या एक सिंबल है 2 के लिए। जैसे ही मैं ये सिंबल लिखा तो आपको पता चलेगा कि सर ये 2 है। अगर मैं ऐसे लिखा तो आपको पता ये तो सर 5 है, और इसका ये क्या एक संख्या है, इसका मान फिक्स है। तो जितने भी सिंबल होंगे, जितनी भी संख्याएं आपके पास होती है, उनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो जिन जिन भी सिंबल का मान, जिन भी प्रतीक का मान फिक्स होगा,
उनको हम लोग अचर कहते हैं, यानी उनको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, जिसका मान फिक्स है। तो कांस्टेंट में क्या क्या आता है, अगर मैं बोलूं कांस्टेंट में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे सर जितने भी प्रकार के संख्या हमने पढ़ रखा है, चाहे वो जैसी भी संख्या हो। मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया 2, तो ये क्या है, ये अचर। अगर मैं लिख दूं 8, तो ये एक अचर है, इनका मान फिक्स है। अगर मैं लिख दूं -5, तो ये भी एक अचर है। मैं लिख दूं 3/7, तो ये एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला, जितने भी प्रकार की संख्या आपने पढ़ा है, जो भी आप सोच सकते हो, वो अचर में आएगा। तो मैं लिख दिया √3, मैं लिख दिया -√15, या फिर मैं लिखता हूँ 1.89, ठीक है, 893। तो ये जितने भी संख्याएं आपको दिख रही है, ये सभी के सभी संख्याएं क्या होंगे, अचर होंगे। इनके मान क्या होंगे, फिक्स होंगे, यानी ये कांस्टेंट होंगे। समझ में आया कि जितने भी संख्या होती है वो सभी के सभी अचर के श्रेणी में आती है, वो सभी के सभी कांस्टेंट होंगे, उनके मान फिक्स होंगे, ठीक है। अगर मैं 0 लिखूं, तो 0 क्या है, 0 अचर है या नहीं है, शून्य अचर है या नहीं है, तो बोलोगे शून्य का भी मान सर फिक्स है ना, 0 का मान 0 होता है, वो भी एक संख्या है ना, तो वो भी एक अचर होगा, वो भी एक कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं चर क्या है, वेरिएबल क्या है। देखो इंग्लिश वर्ड देखिए वेरिएबल, वेरिएबल कहाँ से बना, वैरी से बना, वैरी मतलब बदलना, जिसका मान फिक्स नहीं हो। तो कुछ ऐसे सिंबल को हम लोग यूज करते हैं जिनका मान क्या हो, फिक्स नहीं रहता, नॉट फिक्स्ड। तो अगर मान फिक्स नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया एक्स। अब एक्स का मान कुछ बता सकते हो क्या कि एक्स का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्स का मान हमने 5 सोच लिया, तो मैं कहूंगा कि एक्स का मान मैंने 2 सोचा है ना, कभी एक्स का मान 2 आता है। कभी आप सॉल्व करोगे तो किसी क्वेश्चन में एक्स का मान -3/8 आ जाएगा। कभी एक्स का मान आप सॉल्व करोगे तो √3 आएगा। कभी एक्स सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। तो एक्स का मान बदल सकता है ना, कभी एक्स का मान 5 आया, कभी 2 आया, कभी -3/8 आया, कभी √3 आया, कभी 1.5 आया, है ना। तो एक्स का मान बदल रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होंगे। तो एक्स का कुछ फिक्स मान है क्या, तो आप बोलोगे सर एक्स का मान तो बदलते रहता है, बदल रहा है मतलब वैरी कर रहा है, तो बदल रहा है वैरी कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। पहचानेंगे कैसे, सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में, बीज गणित में, अलजेब्रा आप काफी नाम सुने हो, बीज गणित अलजेब्रा, उसमें कई बार आपको कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिखते हैं। तो आप सोचते हो सर मैथमेटिक्स में इंग्लिश का अल्फाबेट्स क्या कर रहा है, ABCD क्या कर रहे हैं, XYZ क्या कर रहे हैं। तो वो XYZ जो आपको दिखते हैं सिंबल, जिनके मान फिक्स नहीं है, XYZ ABC है ना, PQR, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनके मान फिक्स नहीं है, तो इनको चर कहेंगे, यानी वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है उनको क्या कहोगे, चर कहोगे। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, चर क्या है, अचर क्या है, समझ में आया। ऐसे पता भी होगा पहले से कुछ लोगों को, ठीक है। चलो, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो, सारी चीज लिखी रखी है। स्थिर मतलब फिक्स होना, जिसका मान फिक्स हो उसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। जिनका मान नहीं फिक्स हो, जो भी मैंने अभी पढ़ा है वो सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चर को दिखाने के लिए इंग्लिश का कोई अल्फाबेट लेते हैं, ABCXYM PQR कुछ भी, और जितनी भी संख्या जो कुछ संख्या लिखी गई, ये सारे के सारे क्या है, संख्या है। जितनी भी संख्या आप सोच सकते हो, सारे के सारे संख्या अचर में आएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया तो एस लिख के मुझे बताइए, SS ले लिया सभी ने, आगे बढ़े, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, और इसके बाद मैं थोड़ा कुछ पोल भी पूछूंगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर 23, या मैं 23 की जगह पर लिख दिया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्या है, ऑप्शन ए है आपके सामने अचर यानी कांस्टेंट, और ऑप्शन बी है आपके सामने चर यानी वेरिएबल। बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ए, सभी का आंसर ए रहा है। आप बोलोगे सर 2 का 3 कहने का मतलब 8 है, ये इसका मान फिक्स है ना, इसका मान 8 का वैल्यू फिक्स है, तो फिक्स होने के कारण आप बोलोगे सर अचर है हमारा, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, चर नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एम, एम क्या है हमारा,
तो एम बोलोगे सर, एम का वैल्यू अंग्रेजी का अक्षर है, ऐसा समझना ना, एम का क्या है, एम एक अंग्रेजी का अक्षर है, अंग्रेजी का अक्षर है तो इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे, इसको वेरिएबल कहेंगे, इसका मान बदलते रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं क्या लिख रहा हूं, 2x प्लस 23। अब मुझे बताइए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में चर का मान बताइए, चर क्या है, चर का मान नहीं, बेसिकली कहते हैं चर कौन सा है, चर को पहचानिए, चर क्या है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर चर क्या है, एक्स है हमारा, है ना, जो भी अंग्रेजी का अल्फाबेट यहाँ पर दिख रहा है एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए यहाँ पर मुझे अचर पहचान के बताइए, अचर कौन कौन सा है, तो एक तो अचर बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, 2, है ना, एक्स के साथ जो गुना हो रखा है 2, ठीक है, एक 2 है, दूसरा क्या है 23, है ना, तो एक मुझे दिख रहा है 23। तो 2 और 23 क्या है हमारे पास, अचर है, यानी कांस्टेंट है। समझ में आया, समझ में आया? अब अगर मैं पूछूं आपसे 5p² प्लस 8/7, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं चर बताइए, चर बताइए। तो चर के लिए आपको देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ p लिखना है, कि चर क्या है, p है सर, p² लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, p² लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलो p है, घात नहीं बता, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं अचर बताइए, अचर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट आप बोलोगे सर एक तो मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 लिख लिया, दूसरा मुझे क्या दिख रहा है 8/7। देखो यही इंपॉर्टेंट है कि आप 8/7 लिखोगे एक साथ, 8,7 मत लिखना, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। 8/7 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, तो 8/7 को एक साथ लिखेंगे, 8 और 7 अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्या मैं यहाँ पर 2 भी लिखूं, क्या मैं ऊपर में जो 2 लिखा गया है इसको भी लिखना पड़ेगा क्या हमें, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस वाले 2 को नहीं लिखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, रजनी के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, उसको नहीं लिखना है क्योंकि वो चर का घात है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 5x² प्लस 8y³ प्लस 1.8, मुझे यहाँ पर बताइए चर क्या है। अगर मैं आपसे वेरिएबल पूछूं, जैसे ही चर बोल रहा हूँ ना, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल क्या है बताइए, एक्स एंड वाई, ठीक है, आप बोलोगे सर एक मुझे दिख रहा है एक्स और एक मुझे दिख रहा है वाई, और तो कुछ नहीं दिखा, एक्स कॉमा वाई, ऐसा लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं अचर क्या है, अचर क्या है, तो एक अचर मैं बोलूंगा 5, ठीक है, संख्या क्या क्या दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, ठीक है, दूसरा संख्या मुझे यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया, और एक मुझे 1.8 दिख रहा है, 1.8 दिख रहा है, तो 1.8 लिख रहा है। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं तो दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पर बोलोगे सर हमें एक संख्या 2 भी तो दिख रहा था और एक संख्या 3 भी दिख रहा था, लेकिन इसको हमें नहीं लेना, जो घात है उसको हमें नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो चर का घात, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, चर अचर कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं 2/3 x⁵ प्लस 1.8 xyz² प्लस 3k, ठीक है, मुझे बताइए यहां पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है। बस आप देखो कौन कौन से चर यूज हुए हैं, इसको लिखने में कौन कौन से अंग्रेजी के अल्फाबेट यूज हुए। तो आप बोलोगे सर एक मुझे x दिख रहा है, x लिख दिया, फिर यहाँ पर भी x आया, अब यहाँ पर y दिख रहा है तो एक y भी दिख रहा है, x कॉमा y, और क्या दिख रहा है, z दिख रहा है, तो एक z भी लिख दिया, और क्या दिखा, तो एक k भी दिख रहा है ना, k भी दिख रहा है, तो x कॉमा y कॉमा z कॉमा k, ये 4 चर दिख रहे हैं, है ना, ये 4 वेरिएबल दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चलिए मुझे अब अचर बताइए, अचर कैसे लिखेंगे, तो अचर नंबर देखिए कौन कौन सा है, तो एक तो मुझे दिख रहा है 2/3, है ना, सबसे पहले देखा 2/3 यहाँ, सबसे पहले,
फिर मुझे दिख रहा है 1.8, है ना, एक दशमलव संख्या 1.8। उसके बाद मुझे दिख रहा है 3, है ना, 3। बस इतना ही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। 2, 1.8 और 3। 5 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो पावर है उसको नहीं लिख, पावर को नहीं लिखना। क्लियर? पोल में क्वेश्चन पूछूं? पोल में क्वेश्चन पूछूं? रेडी? अभी मैं लगातार 6 क्वेश्चन आपसे पोल में पूछने वाला हूं, ठीक है, 6 क्वेश्चन लगातार पूछूंगा। समय बिल्कुल कम दिया जाएगा, 10 सेकंड के अप्रॉक्स दूंगा मैं आप सभी को, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ध्यान से अगर मेरी बात सुन रहे होगे तो आप जल्दी से आंसर कर पाओगे, ठीक है, बस देखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या वाई अचर है? क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या वाई अचर है? क्या वाई कांस्टेंट है? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3, बस 2 ऑप्शन, ए या बी। सी अगर डी भी आपको ऑप्शन अगर दिख रहे हैं तो वो आंसर नहीं करना। क्या वाई अचर है? यस या नो। क्या बोला जा रहा है कि वाई कांस्टेंट है, ये सही है क्या? ध्यान से सोच के करिएगा, हड़बड़ी करोगे गलती कर दो, ठीक है, हड़बड़ी नहीं कर। सोचिए अचर क्या होता है, अभी मैंने अपने डिटेल में बताया अचर क्या है, चर क्या है। वाई एक अंग्रेजी का अक्षर है, तो अंग्रेजी के अक्षर वाई को क्या बोलोगे आप? अच्छा, इतने समय में काफी कम आंसर आए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का तो आंसर आया था, काफी लोगों ने दिया था, इस वाले में क्यों नहीं दे रहे? आंसर कीजिए ना, आंसर कीजिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना है आप, ठीक है। चलिए 10 सेकंड रुक रहे, 10 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। क्या वाई एक अचर है? क्या एक वाई वाई जो है कांस्टेंट है? अगर आपको लगता है हाँ तो यस कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं तो नो कीजिए। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया है डी। अब डी कैसे आंसर कर रहे हो, है ना, इसमें 2 ही ऑप्शन था ना, ठीक। अभी एंड करूं? क्वेश्चन को तो पढ़ लिया करो, 2 ही 4 ऑप्शन दिख रहे थे आपको, बट 2 ही ए या बी में आंसर करना, सही है अगर। अच्छा रिहान माइक बंद कर दीजिए। रिहान आप सुन रहे हो? रिहान आपका माइक ऑन है, ठीक। चलो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाई अचर है क्या? तो वाई के बारे में अगर मैं आपको पूछूं तो वाई क्या है, तो अभी मैं आपसे पूछ रहा तो आप बोलोगे सर वाई तो एक चर है, वाई का मान फिक्स नहीं है, मतलब कह सकते हो ना वाई का मान फिक्स नहीं है, बदल सकता है। अंग्रेजी का अक्षर है, तो आप बोलोगे सर वाई एक चर है ना, तो वाई अचर क्या है ना, गलत होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है, और गलत है तो हम कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा, नहीं, वाई अचर नहीं है, वाई क्या है, चर है। वाई वेरिएबल अंग्रेजी का अक्षर है, ऐसे कह सकते हो। वाई एक अंग्रेजी का अक्षर है, वाई चर है, वाई का मान फिक्स नहीं है तो वाई चर है, और अगर पूछा जा रहा है वाई अचर है तो ये गलत होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे बढ़िए। अगर मैं लिख रहा हूं m+3, तो m+3 में अचर कौन सा है? अचर कौन सा है? कांस्टेंट कौन सा है? अभी मैं लिखने के लिए बता रहा था काफी सारे उदाहरण में, ये तो बहुत छोटा सा है, मैंने काफी डिटेल में बताया है ना। तो m+3 में अचर कौन सा है, कांस्टेंट क्या है इसमें? m कांस्टेंट है क्या, 3 कांस्टेंट है क्या? जिस कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है, जिसका मान फिक्स हो, है ना, जिसका मान फिक्स हो। देखिए किसका मान फिक्स है यहाँ पर, m का मान फिक्स है या 3 का मान फिक्स है या m+3 का मान फिक्स है, या इसमें से कोई? चलिए इस बार काफी लोग के आंसर आया और मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, लेकिन एक आंसर इसमें भी गलत है जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये कैसे गलती कर रहे हो? ये गलत करने का मतलब बस ये है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरी बात, ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से सुनोगे तो ये सारे तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे। 10 सेकंड और रुक गए, लास्ट 10 सेकंड। 4 बच्चे और हैं जिसका आंसर नहीं आया, इतना जी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम, आंसर कीजिए कम से कम, ट्राई जरूर कर। अच्छा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना, आप तो काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, ये सारे रूल्स तो पता ना। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ,
और इसको समझते हैं। देखो यहां पर बोला गया है, मैं क्वेश्चन को सारी चीजें लिख रहा हूँ। चलो बोला क्या गया था, m+3 लिखा गया था। m+3 में पूछा जा रहा है आपसे अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वही होता है जिसका मान फिक्स हो, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या है, m है या 3 है? तो बोलोगे सर m तो अंग्रेजी का अक्षर, ये संख्या नहीं, 3 हमारा अंग्रेजी संख्या है ना, 3 एक नंबर है जिसका मान फिक्स है। तो आप बोलोगे सर अक्षर हमारा 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो सभी के आंसर सही भी थे, एक का आंसर गलत था शायद। क्लियर है? ये समझ में आया कि हमारा m+3 में अक्षर कौन सा होगा? तो 3 होगा। ठीक है, 3 हमारा अक्षर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 2y+3z, तो यहां पर मुझे बताना है कि अचर क्या होगा। 2y+3z में देखिए नंबर्स यानी संख्याएं कौन कौन सी आपको दिख रही है। होल सेक्शन अभी ऑन है, आंसर कीजिए। 2y+3z में अचर कौन सा? अपने कॉपी पर लिख लो या फिर अपने स्क्रीन को ही ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा आपको। यहाँ पर अचर कौन कौन सा, संख्याएं कौन कौन सी है जिसका मान फिक्स है ना। अचर मतलब जिसका मान फिक्स होता है, जो संख्याओं के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, जितने भी संख्या हैं वो सारे अचर के श्रेणी में आती है, अभी मैंने बताया। चलिए बताइए अचर कौन सा है इसमें। चलो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड में स्पेंड करेंगे। 5 4, आंसर कीजिए। 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड करूं। अभी मुझे दिख रहा है 4-5 बच्चे हो, 4-5 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आप बताओगे? पोल में आंसर करने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा? फिर बैठे रहोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको? मुझे भी पता नहीं चल पाएगा ना कि आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आंसर किया करे। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जितना आप आंसर करोगे उतना बेटर आपका भी रिपोर्ट बनेगा और हमें भी समझ में आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, फिर बैठे रहोगे, क्लास कर लोगे तो फिर कुछ रिपोर्ट ही नहीं पता चल पाएगा आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो 2y+3z लिखा गया। तो 2y+3z में अगर मैं अचर को पहचानने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे सर कौन कौन से संख्या दिख रही है जिसका वैल्यू फिक्स है? तो आप बोलोगे एक संख्या तो मुझे 2 दिख रहा है जो y के साथ गुना हो रखा है, एक संख्या मुझे 3 दिख रहा है जो z के साथ गुना हो रखा है। तो मैं कहूंगा एक तो अचर हमारा 2 दिख रहा है और एक अचर हमारा 3 दिख रहा है। तो 2 और 3 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कांस्टेंट क्या है? 2 और 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। इस बार देखो वाई बोला गया कि वाई चर है ना, बोला गया वाई चर। ये सही है या गलत है? हाँ या ना? तो पहला क्वेश्चन याद कीजिए, पहला क्वेश्चन चर अचर का बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था। और एक तरह से ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको करवा ही चुका हूँ, तो ये तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फिर से 2 ऑप्शन में आंसर करना है, ए या बी। अब यहाँ पर सी और डी पे क्लिक मत कर। ठीक है, सी और डी में तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ए या बी। और आंसर आ भी चुका है, काफी लोग का आंसर इतने समय में आ चुका है, इतना समय काफी भी है। एक तरीके से पिछला वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो इस वाले में 100% आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं वही कर रहा हूँ, 4 बच्चे हो जो आंसर नहीं कर रहे हो। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड करता हूँ और इस पर डिस्कस करता हूँ। तो आप बोलोगे सर वाई चर बोला क्या गया है, क्या वाई चर है? तो बिल्कुल वाई का मान क्या कहेंगे? वाई अंग्रेजी का ऐसे बोल सकते हो सर, अंग्रेजी का क्या है? अंग्रेजी का अल्फाबेट है या अक्षर है, इसका मान फिक्स नहीं होता।
फिक्स नहीं होता, और फिक्स नहीं होता तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग चर कहेंगे, वैरी कर रहा है ना, मान बदल रहा है, तो वेरिएबल कहेंगे, ठीक है, तो इसको वेरिएबल कहेंगे। तो बिल्कुल वाई एक चर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 100% आप सभी के आंसर सही थे, ठीक है, और होने भी चाहिए। काफी आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए। बोला जा रहा है x-7 में मुझे चर को पहचान कर बताइए। यहाँ पर चर कौन सा है? पोल दिख जाएगा, अभी पोल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, x-7 में चर कौन सा है? x-7 या इनमें से कोई नहीं। और इतने समय भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चर मतलब वेरिएबल, अंग्रेजी का अल्फाबेट जिसका मान फिक्स नहीं है। इतना चीज दिमाग में रख लो, 2-3 पॉइंट है। और इतना भी दिमाग में नहीं रखना, ये सब चीज तो ऐसी कि देख के आप बता सकते हो, ठीक है। चर कौन सा है, चर कौन सा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो तो 5 सेकंड और रुकते, चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। चलो x-7 में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ चर को पहचानिए, वेरिएबल को पहचानिए, तो आप क्या बोलोगे? सर इंग्लिश का अल्फाबेट कौन सा है, वही देख लो, है ना। तो इंग्लिश का अल्फाबेट कौन सा है? x, है ना। तो आप बोलोगे सर x हमारा चर होगा, इसका मान फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जो कि सभी के आंसर। क्लियर? काफी है, इतना समझ में आया, है ना। तो चर को पहचानना है, इंग्लिश का अल्फाबेट देख लो जिसका मान फिक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोला गया 2 के बाद y लिखा गया, y का वर्ग किया गया, -3z लिख के यहाँ पर क्यूब किया गया, और आपसे यहाँ पर चर पूछा जा रहा है कि इस वाले में चर कौन कौन सा। तो अभी मैं चैट बंद करता हूँ, पोल सेक्शन अभी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चर को पहचानिए। चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर देखिए जितने भी चर है वो सारे चर किस वाले ऑप्शन में लिखे गए हैं? ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आने भी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये बड़ा अच्छा मौका है आप सभी के पास, अपॉर्चुनिटी है कि सारे क्वेश्चन आप सही करो। तो 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी है। यहाँ पर देखो चर यानी वेरिएबल यानी इंग्लिश वाला अल्फाबेट, वो कौन सा है? 5 सेकंड, 5, आंसर कीजिए, 4 3 2 1। मैं क्या लिख रहा था? 2y², 1 मिनट में रेस्ट करता हूँ इसको। लिखा गया है 2y² -3z³ सॉरी। अब यहां पर मैं आपसे अगर बोलूं कि चर को पहचानिए यानी कांस्टेंट को पहचान, सॉरी वेरिएबल को पहचान ना, सॉरी वेरिएबल बोला गया ना, चर बोला गया नहीं, वेरिएबल को पहचान। तो जो इंग्लिश का अल्फाबेट है ना, जिसके मान फिक्स नहीं रहते, तो आप बोलोगे सर एक मुझे y दिख रहा है जो 2 के बाद लिखा गया है, और एक मुझे z दिख रहा है जो 3 के बाद लिखा गया। तो आपको बताया था कि यहाँ पर घातांक या घात लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे आप बोलोगे सर एक हमारा चर y है और एक चर हमारे पास z है, तो 2 चर है y और z, है ना। तो y और z ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है? दिख रहा था, है ना, काफी सिंपली दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चल, तो अब हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3। पहला हमने क्या पढ़ा? अंकगणितीय व्यंजक। दूसरा हमने क्या पढ़ा? चर और अचर। तीसरा जो चीज हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? जो पहला कंसेप्ट था अंकगणितीय व्यंजक, वहां याद करो अंकगणितीय व्यंजक में क्या था? प्लस, माइनस, गुना, भाग। यहाँ पर सिर्फ संख्याएं थी, है ना, इनके साथ सिर्फ संख्या जुड़ी हुई थी, तो ये हुआ हमारा पास अंकगणितीय व्यंजक, है ना, अंकगणितीय व्यंजक। अब संख्या मतलब अचर के साथ अगर चर भी आ जाए, जब भी आप बीजगणित की बात करोगे ना, ऐसा समझिए, जब भी आप बीजगणित की बात करोगे
बीजगणित कहने का मतलब अलजेब्रा की जब बात करोगे तो अलजेब्रा में कुछ चर आते हैं, मतलब एक्स वाई जेड वाले टर्म्स आते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ संक्रिया में कहीं एक जगह पर भी कोई भी चर आ गया हो, एक्स वाई जेड के टर्म्स आ गए, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कह देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़िए, बिल्कुल उसी तरीके से दो चीज बताऊंगा, पहला डेफिनेशन, दूसरा हम लोग याद कैसे करें। ठीक है, ताकि आसानी से हम बताएं। क्या लिखा गया, वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहें। ठीक है, ये तो डेफिनेशन था। संक्रिया के बारे में आपको पता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये दोनों ही चीज आपको पता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5 + 9, ऐसा समझिएगा, मैं फिर से नीचे लिख रहा हूं 5 + 9, तो ये क्या है, ये अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, इसको अंक गणितीय व्यंजक कहो। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5x + 9, इसको मैंने बोला था, अभी याद करो, पढ़ाते समय बोला था ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो एक ऐसा व्यंजक है, यहाँ पर एक हमें चर दिख गया, अचर के साथ चर भी आ गया ना, तो कहीं पर एक भी जगह पर अगर चर का एंट्री हो जाए, चर आ गया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये बीज गणितीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ में आया, तो ये बीज गणितीय व्यंजक है, इसको बीज गणित में लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये कैसा व्यंजक है, बीज गणितीय व्यंजक। क्लियर, समझ में आया। तो सभी ऑप्शन को देख लो, यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी सभी उदाहरण को देख लो, तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं, पहले वाले उदाहरण को देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, y + 5, एक चर है क्या, तो y हमारे पास क्या है, चर है, 5 क्या है, अचर है। तो अचर करने का मतलब संख्या है ना, तो y चर है, 5 एक अचर है, इन दोनों को प्लस के द्वारा जोड़ा गया, ये बीजगणितीय व्यंजक होगा, है ना, बिल्कुल होगा। दूसरे उदाहरण को देखिए, 33, 78, 2, इतने तो अचर हो गए, इतने कांस्टेंट हो गए। और मैं अगर बोलूं चर भी है क्या, तो बोलोगे जेड हमारा चर है सर, एफ हमारे पास चर है और एस हमारे पास चर है, तो यहाँ पर चर भी हो गए, अचर भी हो गया, है ना। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ा गया है या घटाया गया है, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल बीजगणितीय व्यंजक है। अगर एक्स वाई जेड, सिंपली इतना ध्यान रखना, एक्स वाई जेड का टर्म आ गया, ए बी सी का टर्म आ गया, पी क्यू आर का टर्म आ गया, तो आप बोलोगे सर वो बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, ऑप्शन तीसरे वाले को देखो, तो यहाँ पर संख्या भी दिख रही है और संक्रिया भी दिख रही है और एक्स वाई जेड का टर्म भी दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एक एक्स भी दिख गया, एक वाई भी दिख गया, तो हम कहेंगे ये बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, मुझे बताइए ये वाला जो लिखा गया है 5n + 7x - y, ये बीजगणितीय व्यंजक है क्या, यस और नो, बिल्कुल होगा, है ना। आप बोलोगे सर हमें वेरिएबल दिख रहा है, कुछ चर अचर दोनों ही दिख रहे हैं, है ना, हमें चर भी दिख रहा है 5, 7, और अगर मैं अचर की बात करूं तो अचर कौन सा है, n और x और y, है ना, चर अचर दोनों ही दिख गए, चर भी दिख गया, अचर भी दिख गया, तो आप बोलोगे सर ये बीजगणित आ गया, मतलब बीजगणितीय व्यंजक आ गया। ठीक है, चलो अगर मैं लिख दूं 2 + 3 × 5, ये अंक बीजगणितीय व्यंजक है क्या, बीजगणितीय व्यंजक है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्या दिख रही है, लेकिन अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर एक m लगा दूं, या मैं चलो यहाँ पर एक p लगा देता हूँ, अब मुझे बताइए ये बीजगणितीय व्यंजक है क्या। अब जैसे ही p लगाया, आप बोलोगे सर एक जगह मुझे p दिख गया ना, एक चर का एंट्री हो गया, एक चर घुस गया, तो चर आ गया, इसका मतलब बीजगणितीय व्यंजक हो। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक में अगर कहीं पर भी एक जगह पर एक्स वाई जेड का टर्म दिख जाए, एबीसी का टर्म दिख जाए, पी क्यू आर का टर्म दिख जाए, वो बीजगणितीय व्यंजक की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से इसको मिटा रहा हूं और मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मैं लिखूं x² + y, ये बीजगणितीय व्यंजक है क्या, हाँ ये भी होगा। यहाँ पर डाउट हो सकता है सर यहाँ पर अचर तो नहीं दिख रहा, अगर मैं बोलूं एक चर है x और y, अगर सिर्फ और सिर्फ दो चर को भी जोड़ा गया, अगर मैं सिर्फ चरों को भी जोड़ रहा हूँ x + y, तो यह भी बीजगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो x² + y भी बीजगणितीय व्यंजक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर अचर नहीं है, अचर बस आपको दिख नहीं रहे। यहाँ पर मैं इसका लिख सकता हूँ 1 × x² + 1 × y, है ना, तो एक अचर छुपा हुआ है,
है ना, ऐसे लिखते नहीं है, बस हिडन है ना। तो आप बोलोगे सर अचर भी तो है, यहाँ पर 1 भी है। अगर मैं सिंपली ऐसा याद रखो कि अगर मेरे पास कुछ x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख दे, सिर्फ अचर को ही, सॉरी सिर्फ चर को जोड़ा गया, इस वेरिएबल को जोड़ा गया, तो भी है बीजगणितीय व्यंजक होगा। चर आ जाने का मतलब क्या है, वो बीजगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, चर अगर है तो बीजगणितीय व्यंजक होगा। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन करें पोल में, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ यस नो करना है। अगर आपको बताना है कि x प्लस 3 क्या बीजगणितीय व्यंजक है या नहीं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, यस और नो। पोल क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, x प्लस 3 एक बीजगणितीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय या बीजगणितीय दोनों ही चीज सेम है। ठीक है, अलजेब्राइक, तो आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए, जितने क्लास में बच्चे हो, क्लास में 10 बच्चे हो तो 10 आंसर आने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सही आ रहे हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए, अगर गलती से आपने क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बता दो। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चल, समय कम मिल रहा है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय आपको भी लग रहा हो, नहीं मिल लग रहा है इसमें करने में, काफी जल्दी कर पा रहे हो आप लोग। तो ये बिल्कुल आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ, चैट में लिख के बताओ। बिल्कुल होगा ना ये बीजगणितीय व्यंजक, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है एक अचर, तीन क्या है, एक अचर है और एक्स क्या है, हमारे पास चर है। चर और अचर को जोड़ा गया प्लस के द्वारा। क्या मैं सिर्फ इतना बोलूं सर, हमें एक क्या टर्म दिख गया, एक्स का टर्म दिख गया, अगर चर का एंट्री हो गया तो आप बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर है सही। ठीक है, गलती हो गया, कोई बात नहीं है साहब। ठीक है, तो शायद आपका ही एक आंसर गलत था, बाकी सभी के आंसर गलत थे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, इसमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, तो बस पहचानना है आपको कौन सा बीजीय व्यंजक है, कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखिए, बीजीय व्यंजक और अंकगणितीय व्यंजक दो तरह का व्यंजक पढ़ा ना। तो अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ नंबर होंगे, बीजीय व्यंजक में नंबर के साथ कुछ चर भी आएंगे, और अगर कहीं पर भी एक भी चर आ गया तो उसको हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कह देते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन को देखो और मुझे बताइए। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं 100% सही आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो आंसर करने की। 10 सेकंड है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक पहचानो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप वो एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करो, ऐसे सोच सकते हो फिर मुझे वो वाला एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना है जहां पर एक्स वाई जेड के कुछ टर्म्स आ रहे हो, मतलब कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं। मुझे साफ नहीं दिख रहा है क्या कि ऑप्शन नंबर बी में एक वाई का टर्म दिख रहा है और वाई एक चर है, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें मुझे एक चर दिख रहा है ना। तो चर ऑप्शन सिर्फ बी में दिख रहा है, तो आपको होगा सर ये वाला हमारा सही उत्तर होगा। बाकी सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ऑप्शन क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी चर नहीं है, सिर्फ संख्या है, सिर्फ संख्या है, सिर्फ संख्या है ना। तो सिर्फ संख्याएं हैं, आपस में जोड़े गए थे संख्याओं को, तो आप बोलोगे सर वो अंकगणितीय व्यंजक है। संख्याओं के साथ अगर चर भी आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये बीजगणितीय व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, अगर सभी लोग प्रेजेंट रहोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर क्या होगा अगले क्लास में नया टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा दिख रहा है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको पहचान लेना है कि इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताइए, इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ध्यान से देखिए, किसी व्यंजक में अगर सिर्फ संख्या रहेगी तो उसे अंकगणितीय व्यंजक, और किसी संख्याओं के साथ कुछ चर भी आ जाए, और मैं जब भी चर बोल रहा हूँ एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश के अल्फाबेट। ठीक है, तो अगर एक्स वाई जेड का कुछ टर्म दिख रहा है तो वो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो देखो कहां पर एक्स वाई जेड के कुछ टर्म्स दिख रहे हैं। 10 सेकेंड और 10 सेकेंड और 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ, चैट आपका ओपन है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कौन सा बीजीय व्यंजक है, तो आप सीधे बोल सकते हो सर बीजीय व्यंजक में कहीं ना कहीं एक जगह पर चर तो जरूर आया होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में चर दिख रहा है, ऑप्शन ए में कहीं पर भी मुझे चर नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो हमारा अंकगणितीय व्यंजक है। ऑप्शन बी में हमें कहीं पर भी चर नहीं दिख रहा, सिर्फ संख्याएं तो दिख रही है, सारे के सारे नंबर। ऑप्शन सी में कोई भी चर नहीं दिख रहा, सिर्फ नंबर दिख रहे हैं। 55/11 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, 4, 5 सारे संख्या है। ऑप्शन डी को दूर से ही मुझे दिख रहा था कि जेड 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 दिख रहा है, काफी सारे जेड दिख रहे हैं, है ना, जेड का क्यूब, जेड का स्क्वायर, जेड, है ना, +1, है ना, सारे को प्लस से जोड़ा गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ चर लिखे गए थे, और चर कहाँ पर आता है, बीजगणितीय व्यंजक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, यस या नो, समझ में आया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो आज क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है, इसके आगे अगले कंसेप्ट, इसके जो अगले कंसेप्ट है आगे के कंसेप्ट अगले क्लास में देखते हैं।